नमस्कार, डेस्टिनी स्टार में आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर पीयूष दुबे है। मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर और आयुर्वेदिक डॉक्टर। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम टाइम कर सकते हैं अपनी लाइफ के सबसे मेजर इवेंट, या ये कहें कि लाइफ में सबसे प्रोमिनेंट ईयर कौन सा होगा। वो ईयर जिसमें आपकी लाइफ में सबसे मेजर इवेंट होगा आपकी लाइफ। अब वो चाइल्ड बर्थ हो सकता है, मैरिज हो सकता है, करियर हो सकता है, जॉब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अलग अलग नेटिव या इंसान के लिए अलग अलग चीजें प्रोमिनेंट होती हैं, या उसके लिए अलग अलग चीजें प्रायोरिटी होती हैं। उससे हमें मतलब नहीं, लेकिन लाइफ का सबसे प्रोमिनेंट ईयर कौन-सा होगा ये हम देखें। इसमें हम यूज़ करने वाले हैं सैटर्न और जुपिटर का पोज़ीशन, और ये कॉन्सेप्ट भृगु नंदी नाड़ी का है। वैसे तो आप देखिए नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे वीडियोज़ हैं, बहुत सारे आपने बुक्स पढ़े होंगे, सब कुछ पढ़ा होगा या बहुत सारी चीज़ें देखी और सुनी होंगी, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत कम जगह मिलेगा। होता क्या है, नाड़ी के नाम पे बस हम यही जानते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना लिया, कंजंक्शन में है प्लैनेट 159 में है, 212 में है, तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है? जबकि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी इससे भी ब्रॉड और इससे भी डीप है। केवल 212 और 159 का कॉम्बिनेशन ही नहीं है, उसमें बहुत कुछ है। आप प्रिडिक्शन कैसे कर सकते हैं, और बेसिकली जो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी वो कर्म फिलॉसफी पे बेस है, कि आपके पास्ट लाइफ में क्या कर्म थे, आपके एंसेस्टर्स ने क्या कर्म किए, हमने क्या कर्म किए, उसके बेस पे क्या रिजल्ट मिल रहा है लाइफ में, अच्छे-बुरे जो भी रिजल्ट मिल रहा है, और उसे हम कैसे इम्प्रूव करें। तो आज का जो कॉन्सेप्ट है वो सैटर्न और जुपिटर के बेस पे है टाइमिंग। तो जैसा कि हम जानते हैं सैटर्न कर्म कारक है। काल पुरुष के चार्ट में भी अगर देखें, हालाँकि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में तो हम जुपिटर को लगन बना के देखते हैं, बट इन जनरल अगर हम समझने के लिए समझें तो कालपुरुष का चार्ट अगर देखें वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो सैटर्न कालपुरुष के 10th हाउस का लॉर्ड है। 10th हाउस आपके कर्मों का होता है। 11th हाउस का लॉर्ड है। 11th हाउस इच्छा पूर्ति, विश फुलफिलमेंट का होता है। बहुत से लोग ये समझते हैं 11th हाउस डिजायर्स का है। 11th हाउस डिजायर्स का नहीं है। डिजायर्स का हाउस तो 7th हाउस है। 11th हाउस इच्छा की पूर्ति का है, क्योंकि वो 7 से 5। ओवरऑल भी देखें तो सैटर्न कर्म कारक है। बिना कर्मों के तो कुछ नहीं होने वाला ना जीवन में। केवल भाग्य के भरोसे तो कुछ नहीं होगा। भाग्य भी तभी साथ देगा जब आप कर्म करेंगे। जुपिटर अगर देखें तो जुपिटर हमारा फ्री विल भी है, जुपिटर विज़डम का कारक। जुपिटर हमारे फॉर्च्यून यानी भाग्य का कारक। एक तरह से जुपिटर हमारा ब्लेसिंग है। और जुपिटर कालपुरुष के 9th और 12th का लॉर्ड है। 9th हाउस फॉर्च्यून, भाग्य और ज्ञान का होता है, गुरु का होता है। 12th हाउस क्या होता है? 12th हाउस केवल लॉस, एक्सपेंसेस और खर्चे का ही नहीं होता। 12th हाउस एंसेस्टर यानी पितरों का है, पितरों की ब्लेसिंग। 12th हाउस मुक्ति का है। 12th हाउस भी बेडरूम और कंफर्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसीलिए सैटर्न और जुपिटर का पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सैटर्न और जुपिटर की पोजीशन से हम देखेंगे अलग अलग चार्ट में वो कौन सा प्रोमिनेंट ईयर होगा जिसमें आपकी लाइफ में सबसे मेजर इवेंट होगा, या आपकी कोई मेजर विश पूरी होगी। और वो इच्छा ऐसी होगी जिससे आपको लगेगा कि लाइफ में हम पूरी तरीके से स्टेबल हो गए, या उसके बाद आपको ये फील आएगा कि नहीं, लाइफ अब पूरी तरीके से सिक्योर है, स्टेबल है। मतलब जीवन में इच्छाएँ तो बहुत होती हैं, बट कुछ इच्छाएँ ऐसी होती हैं ना इंसान की, कि लगता है वो हो जाए तो उसके बाद लाइफ बिल्कुल स्टेबल हो जाए। जैसे कुछ लोगों को लगता है हमें गवर्नमेंट जॉब मिल गई, चलिए ठीक है, उसके बाद लाइफ पूरी सिक्योर और स्टेबल है। किसी को लगता है नहीं, मैरिज नहीं हो रहा, तो मैरिज हो जाएगा तो लाइफ सिक्योर हो जाएगी। मैरिज है, चाइल्ड बर्थ सब कुछ है, तो किसी को लगता है कि बच्चे हो जाएँ तो लाइफ सिक्योर हो जाए। किसी को ये लगता है कि शायद हमारी बेटी बड़ी हो जाए, बच्चे बड़े हो जाएँ, उसकी शादी हो जाए, तो लाइफ में हम सिक्योर फील करेंगे। या उसके बाद हम फील करेंगे कि लाइफ में हमारे प्रॉस्पेरिटी आई, समृद्धि आई। समृद्धि, सुख समृद्धि केवल पैसे से नहीं आती। तो वो कोई भी इवेंट जो उस नेटिव के चार्ट के अकॉर्डिंग प्रोमिनेंट होगा, या उस नेटिव को ऐसा फील आता है कि ये हो जाए लाइफ में, तो लाइफ प्रॉस्पेरस है, स्टेबल है, सुख शांति है। वो इस ईयर में होगा। तो अब देखते हैं वो ईयर कैसे हम टाइम करें। तो बेसिकली आपको करना क्या, सैटर्न का पोजीशन देखना, और सैटर्न से जुपिटर किस हाउस में है आपके चार्ट में ये देखना। और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एजेस बताऊँगा, उस एज में इवेंट। तो एक एग्जांपल चार्ट में मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखें। यहाँ पे सैटर्न है आपका, जैसे 11th हाउस में, सॉरी 7th हाउस में। तो सैटर्न से 2nd हाउस में जुपिटर है, क्योंकि उससे नेक्स्ट हाउस में। इस तरीके से आपको देखना। या किसी और चार्ट में आप देखें, तो यहाँ पे आप देखिए सैटर्न आपका 11th हाउस में। तो सैटर्न से काउंट करिए तो 1, तो जुपिटर और सैटर्न साथ में ही बैठे। ठीक है, तो इसके लिए अलग एज होगी। एक और चार्ट में हम देखें, सैटर्न फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1st हाउस में। जुपिटर अगर देखें तो सैटर्न से 12th हाउस में आप काउंट करें। इसी तरीके से मान लेते हैं इस चार्ट में सैटर्न 2nd हाउस में है,
तो सैटर्न से अगर काउंट करें तो जुपिटर 7, 8, 9, 10, सैटर्न से जुपिटर 10th हाउस। तो सैटर्न से जुपिटर का पोजीशन देखना, ये ध्यान रखिएगा। सैटर्न जहां है वहां से काउंट करना है जुपिटर के हाउस। उसके अकॉर्डिंग अपने चार्ट में देखना किस एज में प्रोमिनेंट इवेंट हो रहा है, और वो कौन सा इवेंट है जो आपको लगता था कि इसके बाद लाइफ स्टेबल हो जाएगी, वो आपके उसी ईयर में होगा। करियर है, गवर्नमेंट जॉब है, बिजनेस में ग्रोथ है, या चाइल्ड बर्थ है, मैरिज है, जो भी। अब मैं आपको एजेस बताता हूँ। सैटर्न जुपिटर अगर दोनों साथ में, तो 42 की एज या 41 के राउंड। देखिए, जो मैं एज बताऊंगा उसमें प्लस माइनस 6 मंथ का डिफरेंस हो सकता है। हार्डली कई बार ये हो सकता है कि 1 ईयर का डिफरेंस आ जाए, बट इससे ज्यादा नहीं आएगा। वैसे ज्यादातर केस में इवेंट उसी ईयर में होगा, और आपको रनिंग ईयर लेना, ये ध्यान रखिए। और इस मेथड में फॉल्ट इससे नहीं हो सकता कि सैटर्न और जुपिटर बहुत ही स्लो मूविंग प्लेनेट, तो बर्थ टाइम में थोड़ा बहुत डिफरेंस भी होगा ना, या बर्थ टाइम में थोड़ा एक्यूरेसी कम भी होगा, उसमें 15-20 मिनट का डिफरेंस भी आ जाए, तो भी सैटर्न और जुपिटर का पोजीशन नहीं चेंज होने वाला। तो इसका बेनिफिट ये है। तो सैटर्न और जुपिटर अगर एक साथ बैठे, तो 41 या 42 के अराउंड लाइफ में प्रोमिनेंट ईयर होगा। उस ईयर में प्रोमिनेंट इवेंट। एक इंटरेस्टिंग चीज और भी मैं बता दूं, सैटर्न जुपिटर जिसके चार्ट में साथ में कंजंक्ट होके बैठे हैं या एक दूसरे पे दृष्टि डाल रहे हैं, उसकी लाइफ में ग्रोथ ही 30 की एज के बाद स्टार्ट होना शुरू होता है, और प्रोमिनेंट ग्रोथ 32 के बाद होता है, 32 की एज के बाद। उसके पहले काम कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, बट जितना उनका स्किल होता है उतना लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते। बट 41 या 42 ईयर का एज जो है उनकी लाइफ का सबसे प्रोमिनेंट ईयर होगा, सैटर्न जुपिटर अगर साथ बैठे। सैटर्न से सेकंड हाउस में जुपिटर बैठे तो 40 की एज, 40 की एज में बहुत ही प्रोमिनेंट इवेंट होगा उनकी लाइफ। सैटर्न से थर्ड हाउस में जुपिटर बैठे तो 39 ईयर का एज। सैटर्न से फोर्थ हाउस में जुपिटर बैठे तो 36 ईयर का एज, बहुत प्रोमिनेंट। सैटर्न से फिफ्थ हाउस में बैठे तो 34 ईयर का एज। सैटर्न से आपका सिक्स हाउस में जुपिटर हो तो 32 ईयर का एज, बहुत ही प्रोमिनेंट होगा, उस ईयर में कोई प्रोमिनेंट इवेंट हो। सैटर्न से सेवंथ हाउस में जुपिटर है तो 31 का एज, बहुत प्रोमिनेंट ईयर होगा, वो आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी या स्टेबिलिटी लाएगा। सैटर्न से एट्थ हाउस में जुपिटर बैठे तो 30 ईयर का, 30th ईयर जो होगा आपकी लाइफ का, वो आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी और स्टेबिलिटी लाएगा। सैटर्न से नाइन्थ हाउस में जुपिटर बैठे तो 29 का एज। सैटर्न से 10th हाउस में जुपिटर हो तो 26th ईयर, 26वां साल। सैटर्न से 11th हाउस में जुपिटर बैठे तो 25th ईयर, 25वां साल जो होगा वो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी या सिक्योरिटी लेकर आए। सैटर्न से 12th हाउस में जुपिटर बैठे तो 22nd ईयर का है, जो 22वां साल हो, वो आपकी लाइफ में प्रोमिनेंट इवेंट या स्टेबिलिटी लेकर आए। अब जैसा मैंने बताया, ये वो ईयर होंगे जिस ईयर में आपकी लाइफ के मेजर इवेंट होंगे, या वो इवेंट होंगे जो आपको लगेगा कि इसके बाद लाइफ स्टेबल हो जाएगी, सिक्योर हो जाएगी, लाइफ में सुख शांति रहेगी। ये समझ लीजिए। तो आप देखना, आप अलग अलग जो है आपके सैटर्न से जुपिटर किस हाउस में बैठा है, और बेसिकली कौन से ईयर में इवेंट हो रहा है। क्योंकि उसका रीजन आप ये समझ जाइए कि सैटर्न और जुपिटर कालपुरुष के 9th और 10th के लॉर्ड है, तो ये फॉर्च्यून और कर्म हाउस के लॉर्ड, ठीक है। तो 9th और 10th के लॉर्ड अगर एक साथ बैठे हैं तो उसको कहते हैं धर्म कर्माधिपति योग, हालांकि उसके लिए क्राइटेरिया और अलग है, वो अभी हम नहीं डिस्कस कर। तो सैटर्न और जुपिटर का पोजीशन जो बताता है, वो बताता है कि आपकी लाइफ में बेसिकली एक्चुअली फॉर्च्यून कब ग्रो करेगा, भाग्य आपका साथ दे। आप ये कह सकते हैं कि ये वो साल है जब महाभाग्य उदय होगा आपका, या भाग्य उदय होगा। सैटर्न जुपिटर के कंजंक्शन को भी कहते हैं महाभाग्य योग। तो अब आप किसी के भी चार्ट में एक्यूरेसी से टाइम कर सकते हैं। मान लेते हैं कोई नेटिव आया, मैरिज का टाइम करना है आपको, उसने पूछा मैरिज कब होगा। अब आपने देख लिया कि सैटर्न और जुपिटर से के पोजीशन से ये एज तो प्रोमिनेंट आ रहा है, उसका वही एज चल रहा है। बाद में आपने टाइमिंग के और मेथड लगाया और आपको लगा कि हाँ मैरिज हो रहा है, तो आप एक्यूरेटली कह पाएंगे हाँ ये साल तो बहुत प्रोमिनेंट। तो वो अलग अलग इवेंट में आप ये ईयर मैच कर सकते हैं। तो आप इसको अपने चार्ट में टेस्ट कीजिए, अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। हो सकता है किसी के चार्ट में ना भी काम करे, ऐसा नहीं है, कोई भी टेक्निक 100% काम नहीं करती किसी के चार्ट, लेकिन फिर भी एक बहुत अच्छा मेथड है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का, ठीक है। और बहुत कम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया। वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो सभी बनाते रहते हैं, ठीक है, कि 159 212 में होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो बहुत कॉमन। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी उससे भी ब्रॉड और डीप, ये उसका एक ग्लिम्स है। इसके अलावा आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि जून में 7 जून से 11 जून तक 5 डे का हम लोग फ्री कोर्स ला रहे हैं नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर।
इस कोर्स की खास बात ये है, केवल ये भृगुनंदी नाड़ी पे बेस नहीं हुआ, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं, देयर आर टोटल 19 ब्रांचेज़। उन सबको कंपाइल करके हमने कोर्स डिज़ाइन। ये 5 डे का क्लास है, सबके लिए बिल्कुल फ्री है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी पे के ऊपर, और आप सभी ये क्लास जॉइन कर सकते हैं। और क्लास जॉइन करने के लिए आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ, वहाँ पे व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप ग्रुप जॉइन कीजिए, वहीं पे आपको क्लास का लिंक मिलेगा और क्लासेस ज़ूम के थ्रू ऑर्गनाइज़ की। ठीक है। बेसिकली जो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी आप देखते सुनते हैं ना, केवल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं है, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी पूरी कर्म फिलॉसफी पे बेस है। वो बताती है कि हमारा बर्थ किस रीज़न से हुआ था, जो कर्म हम भोग रहे हों, इस जीवन में जो कष्ट भोग रहे हैं या सुख भोग रहे हों, किन कर्मों की वजह से भोग रहे हैं। पास्ट लाइफ के क्या कर्म थे, हमारे एंसेस्टर्स के क्या कर्म थे या हमने क्या कर्म, वो आप नाड़ी एस्ट्रोलॉजी से ही अच्छी तरह समझ सकते हैं अपने पास्ट के कर्मों को, प्रेज़ेंट लाइफ के कर्मों को, और उन कर्मों को सुधार के अपने जीवन को कैसे बेटर बनाया जा सकता है, वो आप नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में सीख। तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में बहुत कुछ है, तो आप सभी लोग इस फ्री क्लास को जॉइन कीजिए और इसका बेनिफिट उठाइए, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, नमस्ते।